अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब की हुकूमत जो एक नया मुतनाज़ा कानून लाने की कोशिश कर रही है, उसके हवाले से कल गैर मामूली सूरत हाल हमने पंजाब असम्बली में देखी। पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं वो अपने अमले से यानी असम्बली के स्टाफ से पूछ रहे थे कि भाई ये बिल कब आया, किसने पेश किया, मेरे इस पे दस्तखत क्यों नहीं करवाए गए। क्योंकि जो भी असम्बली का बिजनेस होता है, जो भी नया कानून आता है वो स्पीकर साहब को भी बताया जाता है, उनके गालबन उस पर कोई दस्तखत वगैरह भी होते हैं। तो वो हैरत का इजहार कर रहे थे कि ये सब कुछ कैसे हो गया। इस कानून के हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर एतराजात किए जा सकते हैं। इस कानून का नाम है हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026, यानी जो आदि मुजरिमान हैं और समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे एक्शन लिए जा सकते हैं। और ये एक्शन इंटेलिजेंस कमेटी लेगी, जिसमें पुलिस अफसरान भी शामिल होंगे, इंटेलिजेंस अफसरान भी शामिल होंगे, और वो किसी भी शख्स के ऊपर अगर तहकीकात की जाए, कुछ ऐसा मवाद मिले तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकेंगे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि कैसे आप सब कुछ इंतजामिया के हाथ में दे सकते हैं। इसमें आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स बंद हो सकते हैं, आपका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा सकता है, उसके अलावा आपकी जायदाद जब्त हो सकती है, वो मामला फिर अदालत में जाएगा, और भी बहुत सारी सख्त किस्म की पेनल्टीज हैं जो आयद की जा सकती हैं। अब इस पे जो एतराज किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी मुखालफिन के खिलाफ, दीगर लोगों के खिलाफ जो कानून है वो अक्सर ऐसे इस्तेमाल होता है कि कोई सिचुएशन ज्यादा आइडियल नहीं है। तो इस किस्म का कानून पास करके आप इंतजामिया को इतने लामहदूद इख्तियारात दे देंगे कि वो किसी के ऊपर भी कुछ भी डाल देंगे और उसके ऊपर जो है जुर्माना हो जाएगा। अगर आप जो इंटेलिजेंस कमेटी है उसका फैसला नहीं मानेंगे तो आपको कैद भी हो सकती है, मजीद जुर्माना भी हो सकता है, 1 से 4 साल कैद की बात हो रही है। तो ये वो सारी चीजें जिनके ऊपर एतराजात हो रहे हैं। अगर आप इंतजामिया का कंडक्ट देखें तो वो पाकिस्तान में कोई आइडियल नहीं रहा। इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान है वो माजी में किस किस्म के गिले शिकवे करते रहे। अभी जो हमारे हैं एक सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, उनसे कितनी हेरोइन बरामद हुई थी, किसने बरामद की थी, उस वक्त भी वुज़रा साथ बैठ के कह रहे थे जी ये बिल्कुल सही केस है। अब वो कहते हैं जी वो इदारों ने हमारे ऊपर जो है वो जाली सारा केस बना दिया था। तो अगर आपको पता है कि सब कुछ यहाँ पे होता है तो फिर आप इदारों को, अफसरान को इतनी ज्यादा पावर्स क्यों दे रहे हैं। ये वो इतराज है जो वहां पे असेंबली में खड़े होकर तहरीक इंसाफ के लोग भी करते रहे, और उन्होंने कहा कि कल ये कानून आपके ही खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अब अगर आप देखें कि सीसीडी को आप देख लें, सीसीडी ने कोई 1000 से ज्यादा बंदा मार दिया है, उसके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं, मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों के इल्जामात लग रहे हैं, और ये कोई सहाफी नहीं लगा रहा, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा। फिर वो जो ऑस्ट्रेलियन बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। तो एक ऐसे माहौल के अंदर अगर आप अफसरान को मजीद पावर्स दे देंगे कि भाई वो किसी के ऊपर भी कुछ भी डाल के उसको ये कर दें या उसके ऊपर ये जुर्माना कर दें, तो क्या वो मुनासिब होगा। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रेज किया जा रहा है और बार बार उठाया जा रहा है। और इसमें जिस किस्म की बातें एंटी सोशल बिहेवियर में कि भाई अगर ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है, अब सलाम नहीं है उस हुकूमत को जो रोज खुद ट्रैफिक ब्लॉक करती है, लोगों के रास्ते रोकती है, अगर कोई और ट्रैफिक ब्लॉक करेगा तो वो भी एंटी सोशल जो है उसके ऊपर बिहेवियर का एक्ट का इतलाक हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी पे माजी में मुकदमा चल चुका है तो उसका नाम भी हैबिचुअल ऑफेंडर में डाला जा सकेगा। मुकदमा तो यहाँ पे हर जो है सियासी मुखालिफ के ऊपर चल रहे हैं, इवन के बैरिस्टर गौर के ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। और ऑल्दो के वो जो सुप्रीम कोर्ट के, दीगर आईनी कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के जज साहिबान की तैनातियां होती हैं, उस प्रोसेस का भी हिस्सा होते हैं बैरिस्टर गौर, क्योंकि वो कमेटी का हिस्सा है ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी चल रहा है। तो क्या कल उनका नाम हैबिचुअल ऑफेंडर्स में डाल दिया जाएगा? उन पे तो बहुत सारे मुकदमा चल रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पहले तो लग रहा है ऐसे था कि ये बिल बड़ी तेजी से पास कर दिया जाएगा, लेकिन अब जिस किस्म की वहां पे बहस हुई है तो यकीनन लगता यह है कि इसके ऊपर मजीद बहस होगी। अब ये हुकूमत ने फैसला करना है, नून लीग ने, कि वो इस बिल को पास करेगी या नहीं करेगी। एक और जो बिल या तरमीम है वो है 28वीं तरमीम। अब उसमें कब होगी आइन के अंदर 28वीं तरमीम, ये बहस चल रही है। कल मैं देख रहा था नैयर बुखारी साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने भी इस किस्म की बात की 28वीं तरमीम के हवाले से। क्या बात की, डॉन न्यूज उसको रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है उस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगनी चाहिए। और इसी तरह उन्होंने ये कहा कि जो 28वीं तरमीम है उसमें अभी कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। मैंने आपके साथ पहले ये खबर शेयर कर दी थी कि 28वीं तरमीम को रोकने के लिए
ایک طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں اور وہ یہ کوشش کریں گے, ہر ممکن کوشش کریں گے کہ 28ویں ترمیم کو روکا جائے. اور میرے خیال میں شاید اسی وجہ سے حکومت کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان کو چلتا کیا جائے گا, یہ ہے وہ ہے, تو حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے اوپر جس قسم کا دباؤ تھا, اچانک وہ پنکی آئی, یہ ہوا وہ ہوا, بہت کچھ ہوا. اب یہ ساری باتیں مارکیٹ میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, ہم تو ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے, آپ کو تو پتا ہے, ہم تو صرف اس بات پہ یقین کرتے ہیں جو چیز کوئی عدالت میں ثابت ہوگی یا کوئی جو ہے کوئی کسی جگہ پہ اس کی کوئی ریکارڈ ہوگا, پر جو جتنے منہ اتنی باتیں وہ تو چلتی رہتی ہیں. پر اینی وے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جناب 28ویں ترمیم کے اوپر جو ہے دونوں جماعتوں نے ایک طرح سے اندر خانے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم نے پاس نہیں ہونے دینا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پریشر برداشت کرتی ہیں دونوں جماعتیں, کیا اس کو پاس کرنے دیا جائے گا, یہ پاس ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ پھر اگلے چند ہفتوں کے دوران چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. اس لیے کہ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ جی بجٹ کے ساتھ 28ویں ترمیم پاس ہو جائے گی. میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے اس وقت 28ویں ترمیم پاس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور اس کی بنیادی وجہ وہ انٹریکشنز ہیں جو ہماری پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں, نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اس میں دونوں کی جانب سے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں اس سے خوش نہیں, اور وہ اس ترمیم کے اندر جو کچھ مجوزہ چیزیں ہیں ابھی وہ پتہ نہیں وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی, ان کے حوالے سے وہ کھل کر پرائیویٹ نجی محفلز میں اب جو ہے اعتراضات کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں کل دیکھ رہا تھا, فاتح تبدیلی اور فاتح انقلاب, اس نے انقلاب کو فتح کیا, اس نے تبدیلی کو فتح کیا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کسی کوئی 16ویں صدی کے کسی جنگجو کی بات کر رہا ہوں, نہیں جناب, میں میرے اور آپ کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے کوارڈینیٹر جناب اختیار ولی صاحب کی بات کر رہا ہوں. کل وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے, مونا عالم صاحبہ کا پروگرام تھا, اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے صوبے میں فاتح تبدیلی کہتے ہیں, مجھے فاتح انقلاب کہتے ہیں. یعنی ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, وہ خیبر پختونخوا جہاں پہ پچھلے 13 سال سے عمران خان کی حکومت ہے اور ہر دفعہ 2/3 اکثریت سے ان کی حکومت آتی ہے. اس صوبے کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو وہاں پہ فاتح تبدیلی اور فاتح انقلاب, یعنی انہوں نے تبدیلی کو بھی فتح کر لیا, انقلاب کو بھی فتح کر لیا. ایک جو ضمنی انتخاب ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں, اس میں وہ ایم پی اے کی سیٹ جیتے تھے, غالباً اسی جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ فاتح تبدیلی اور فاتح انقلاب خیبر پختونخوا میں اختیار ولی صاحب ہیں, یہ انہوں نے خود اس چیز کی تصدیق کی ہے. اگلی خبر جناب آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایک سوچ یہ ہے کہ اگر کھل کے ہمیں وہاں پہ الیکشن کمپین نہیں چلانے دی جاتی تو ہمیں وہاں پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. کچھ لوگ ان کے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں وہاں پہ کھل کر الیکشن کمپین چلانے دی جائے گی, کیونکہ دیگر پارٹیوں کی جو حالت ہے وہاں پہ وہ سب کے سامنے ہے. جس قسم کا وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے تو ہمیں بنیادی طور پہ اس لیے بیچ میں ڈالا جائے گا تاکہ ہماری جو پاپولیرٹی ہے اس کی چھتری میں یہ لوگ بھی اپنی کمپین چلا لیں. لیکن معاملہ ابھی اتنا سادہ بھی نہیں ہے, ابھی جب چیزیں آگے بڑھیں گی تو پھر پتہ چلے گا. دوسری جانب اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اتحاد کر لیا ہے, انتخابی اتحاد کر لیا ہے. اب جے یو آئی ایف کی وہاں پہ کتنی سپورٹ ہے, پیپلز پارٹی کا کتنا ووٹ بینک ہے, وہ تو انتخاب ہوگا تو پتہ چلے گا. لیکن اس وقت تحریک انصاف میں 2 رائے ہیں. ایک تو رائے یہ ہے کہ اگر ہمیں بلے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے, الیکشن کمپین کرنے دی جاتی ہے, تو ہمیں ہر حالت میں بھرپور الیکشن کمپین کرنی چاہیے اور الیکشن لڑنا چاہیے. دوسری رائے یہ ہے کہ اگر راستوں میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تو ہمیں اس الیکشن کا بائیک آؤٹ بھی کر دینا چاہیے. اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ جب تک یہ احتجاج ہو رہا ہے ہمیں اپنے کاغذات نامزدگی وغیرہ جمع کرنے چاہیے, لیکن ہمیں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ہم شاید حکومت کے ساتھ ہیں اور جو حکومتی جماعتیں وہاں پہ کر رہی ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں. ہمیں وہاں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بھی سمجھنا ہے, اور یہ تاثر نہیں دینا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں, کیونکہ جو لوگ وہ احتجاج کر رہے ہیں, پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے, بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ ہم ان کے مطالبات سے متفق ہیں, ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں, حکومت کو بیٹھ کر ان سے جو ان کے جو مطالبات ہیں اس پر بات کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اچھا, یہاں پہ اتحاد تو ہو گیا کشمیر میں, آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا بھی پہلے اتحاد ہے, حکومت دونوں نے مل کے بنائی ہے, وفاق میں بھی اتحاد ہے, ایک طرح سے گلگت بلتستان میں بھی اتحاد ہے, لیکن ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی آتے رہتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں جناب حذیفہ رحمان صاحب, انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ پنجاب میں اپنی مرضی کے حلقے میں بلاول زرداری اگر مجھے شکست دے دیں تو ہم وفاقی حکومت چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا جی کسی بھی حلقے میں بلاول میرے خلاف الیکشن لڑ لے. یہ حذیفہ رحمان صاحب نے چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا جی میں ادنا سا کارکن ہوں نواز شریف کا. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی بات کہاں سے کر رہی ہے.
पंजाब में तो मुकाबला ही पीटीआई का और नून लीग का है। पीपल्स पार्टी तो ना 3 में ना 13 में है। मुझे शेर के निशान पे मेरे साथ मुकाबला कर लें बिलावल साहब किसी भी हल्के में, तो अगर मुझसे ज्यादा वोट ले जाएं तो जो मर्जी आप कहें, बल्कि हम हुकूमत छोड़ देंगे। अच्छा, उसके जवाब में वहां पे कादर खान मंदोखेल साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज के 2024 इलेक्शन के फॉर्म 45 दिखा दें, अगर वो जीते हैं तो खुदा की कसम जिंदगी में सियासत और वकालत का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने तो बात ही और आगे ले गए। वो उनका जी आप इनके अपनी लीडरशिप के फॉर्म 45 हमें दिखा दें जिनके नाम पे आप कह रहे हैं कि आप किसी को भी शिकस्त दे देंगे, वो तो मुबैना तौर पे खुद अपने हलकों से आ रहे हैं। अब ये कादर खान मंदोखेल साहब ने कहा है मेरी राय नहीं है, अब ये हतमी तो हम जिस तरह मैंने पहले भी कहा तभी फैसला कर सकते हैं जब कोई ट्राइब्यूनल फैसला करेगा। आप देखें ना, ट्राइब्यूनल्स थे, उनमें हाजिर सर्विस जजेस थे, फिर इस हुकूमत ने कानून ही तब्दील कर दिया। पहले इन्होंने कानून तब्दील किया था कि उसमें हाजिर सर्विस जजेस होंगे, इस दफा जनाब इन्होंने फिर दोबारा कानून तब्दील किया कि नहीं जनाब उसमें रिटायर्ड जज होंगे। अब वो ट्राइब्यूनल से कोई फैसला आएगा और तो यकीनन फिर वही मुस्तनद फैसला होगा ना। आप तो समझते ही हैं, मुस्तनद फैसला तो फिर उन्हीं ट्राइब्यूनल से आएगा जिनमें कानून तब्दील करके मौजूदा हुकूमत ने रिटायर्ड जज साहबान को लगाएगा, तो तभी हम कोई हतमी राय कायम कर सकते हैं कि कोई हल्का जीता है या नहीं जीता। लेकिन कादर मंदोखेल साहब ने इतनी ही जो है वो जिसे आप कह सकते हैं मुरवत नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई ये इनसे कहें कि अपने फॉर्म 45 दिखा दें इनकी लीडरशिप, तो मैं सारी जिंदगी फिर उसके बाद ना सियासत करूंगा ना वकालत करूंगा अगर ये फॉर्म 45 पर जीते हुए। तो अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये सामने आप देख सकते हैं, समा न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में नकाइस, बिजली सार्फिन 86 अरब 45 करोड़ का इजाफी बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर, ट्रांसमिशन लाइनें ना बिछाना कैपेसिटी पेमेंट बढ़ने की बड़ी वजह है, जनाब ये ऑडिट हुकाम ने कहा है। अब ऐसे अवाम पे बोझ डाल दिया जाता है, ऐसे बोझ डाला जाता है कि जनाब जैसे जो है ये सारी जिम्मेदारी अवाम की है। चाहे अगर पेट्रोल की कीमत दुनिया में थोड़ी सी ऊपर जाए तो फौरन कीमत ऊपर बढ़ा दी जाती है। ये नहीं कहते कि जनाब के 90 रोज का रिजर्व पड़ा हुआ है अभी आएगा, लेकिन जब कीमत कम होती है कीमत उस तरह कम नहीं की जाती। अब ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसकी मद में जितना पैसा दिया जाता है, देखें जब आप लोग ये देखते हैं ना कि हुकूमत ने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में फलानी कंपनी को इतना पैसा दे दिया, फलानी जगह पे इतना पैसा दे दिया, ये पैसा फ्री नहीं होता है। ये नहीं है कि एक मशीन लगी हुई हुकूमत उस पर प्रिंट करती है और ऐसे उधर आगे बांट देती है, नहीं, ये पैसा आपकी मेरी हम सब की जेब से निकाला जाता है। ये रोटी का निवाला है, ये दूध का प्याला है जो आपके बच्चों के मुंह से खींच के निकाला जाता है। 45% बच्चे और 40% आबादी यहाँ पे जो गुर्बत का शिकार है, स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, उसकी क्या वजह है? यहाँ पे 45% बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत है। ऐसे पाकिस्तानी हैं उनके पास मुनासिब खुराक नहीं है, जिसकी वजह से उनके बच्चों की ना दिमाग की उस तरीके से वो ग्रोथ होती है ना जिस्म की उस तरीके से ग्रोथ होती है। उस मुल्क में हम रहते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, यही मिसमैनेजमेंट है, यही तर्ज हुक्मरानी है। और ऐसे ही जिस तरह ये पैसे आपस में बांटते हैं, इन्हीं सारी वजूहात की वजह से आम पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार है। तो ये कोई इनोसेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि जी वो उधर चला गया तो हमारा क्या, हुकूमत उसको दे रही है। नहीं भाई, हुकूमत कोई अपने घर से थोड़ा लेके आती है, वो आपकी जेबों से निकालती है। जब तक आप इस तरह की खबरें देखते रहेंगे आपकी जिंदगी में हालात बेहतर नहीं होंगे। गुड गवर्नेंस जो है वो पहला तकाजा है आवाम की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए। अच्छा, 28वीं तरमीम के हवाले से इनको जो ज्यादा मसाइल हैं वो क्या हैं? जी हम छोटे सूबे नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे भाई? छोटे सूबे बनेंगे, आम आवाम की हाथ में चीजें आएंगी, गवर्नेंस का म्यार बेहतर होगा, बल्दियाती इंतखाबात हों, लोकल सतह पे लोगों के पास पैसा जाए, लोकल सतह पे जो है लोग उसमें जाके अपनी पार्टिसिपेशन करें, बेहतर तरीके से अपने फैसले खुद कर सकें। लेकिन ये नहीं करने देंगे, ये इनको मसला है। बाकी जहां से इन्होंने अवाम के राइट्स लेने थे, चाहे वो कोई 26वीं तरमीम पे एतराज हो या 27वीं तरमीम पे एतराज हो, वो सब कुछ इन्होंने कर लिया। कोई भी ऐसा कानून हो जिसमें अवाम के राइट्स को कर्टेल किया जा रहा हो, ये जनाब डंके की चोट पे उसकी सपोर्ट करते हैं, तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, उसमें ललकारे मारते हैं कि जनाब कानून आ गया, कानून आ गया। लेकिन अगर कोई ऐसी तजवीज हो कि जहां पे चीजें कुछ अवाम की तरफ जा रही हो, ये सारे उसके आगे रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मेरे ख्याल में वक्त की जरूरत है। जो गवर्नेंस का मॉडल है वो इस वक्त फेल हो चुका है, आम बंदे के लिए ये डिलीवर नहीं कर रहा, तो इसको देखने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि 28वीं तरमीम को रोकने के लिए ये लोग जो है बिल्कुल एक पेज पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।